इजराइल ने लेबनान की गाजा जैसा बनाने का उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल का प्लान है कि गाजा की तरह लेबनान को इस हालत में पहुंचा देना है जहां इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। दरअसल इजराइल की सरकार ने ऑपरेशन ग्रेटर इजराइल शुरू कर दिया है और इसीलिए रेडिएशन फैलाने वाले डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए कैसे इजराइल का यह मिशन पूरे अरब को युद्ध की आग में झोंकने वाला है। दक्षिणी लेबनान और उसकी राजधानी बैरूत की ग्लोबल पहचान बन चुकी है इजराइल और हिजबुल्लाह का बैटल ग्राउंड। बैरूत के बाहरी इलाकों पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। बीती रात भी इजरायली वायुसेना ने बैरूत पर कई हमले किए। बैरूत पर बीती रात 4 बार हमले किए गए। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने 30 से ज्यादा बम बैरूत के बाहरी इलाकों पर गिराए। इस हमले में हिजबुल्लाह का एक हथियार गोदाम तबाह हो गया। वेपन डिपो हैं, कमांड सेंटर्स हैं, उनको टारगेट किया गया और खास तौर पे ऐसे प्रिसाइज बॉम्ब यानी आप कह सकते हैं GBU-72 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अंदर तक अटैक कर सकते हैं। और अंदर तक अटैक करने का मकसद ये होता है कि अगर बेसमेंट में कोई शख्स हो या फिर कोई अंदर छुपा हो टनल बना के तो आप उसको मार गिरा सकते हो। और अगर आप देखें इन बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को तो आपको दिखेगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड तक टनल्स बनाए गए थे या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें छुपने की जगह थी। आप देखिए कितने गहरे ये जगह हैं जहां पर आप आराम से हाइड कर सकते हैं। और जो इम्पैक्ट था इन मिसाइल्स का वो इतना ज़्यादा था कि अंदर तक के चीज़ों में लोग निश्चित तौर पर जो होंगे वो मारे गए होंगे। इजरायली बम गिरने के बाद इस जगह लगातार धमाके हो रहे हैं। एक के बाद एक विस्फोट से आग भड़क रही है। ये धमाके हिजबुल्लाह के रॉकेट और हथियारों से हो रहे हैं। इजराइल ने बैरूत के बाहरी इलाके में बने हिजबुल्लाह के ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड हथियार ठिकानों को तबाह किया है। ज्वालामुखी की तरह जमीन चीर कर निकलता धुएं का ये गुबार हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हथियारों में विस्फोट होने से बना है। 8 अक्टूबर की रात और 9 अक्टूबर की सुबह हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं। बैरूत का क्षितिज धुएं और लपटों से घिरा नजर आ रहा है। रात को पूरा बैरूत धधकता दिखाई दे रहा है। दिन में बैरूत की स्काईलाइन पर सिर्फ धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। बैरूत पर लगातार जारी हमलों से बड़ा विनाश हो रहा है। हिजबुल्लाह ने हमलों से बचने के लिए घनी आबादी वाले इलाकों में हथियार गोदाम बनाए हैं। इजराइल ने लोगों से इलाके खाली करने के बाद इन पर हमले किए हैं, लेकिन आसपास की इमारतें भी इन हमलों से धराशायी हो रही हैं। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर अगर आप देखें पूरा इलाका करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार एयर स्ट्राइक्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा होगा। 8 अक्टूबर की रात इजराइल के हमलों के बाद बैरूत के बाहरी इलाकों का हाल ऐसा हो गया है। इलाके की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, कई लोगों के घायल होने की खबरें भी हैं। हिजबुल्लाह पर हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने लेबनान के लोगों से अपील की है कि वो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हों।
नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर लेबनान के लोग हिज़्ब के खिलाफ खड़े नहीं होते तो इजराइल उसके खात्मे को तैयार है। इसी मिशन को पूरा करने के लिए इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तेजी से तबाह किया जा रहा है और उसी ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं। इजराइल को गाजा की तरह लेबनान में भी कामयाबी मिल रही है। और इजराइल ने बीती रात हिजबुल्लाह की 60 मीटर लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया। इस सुरंग का एक सिरा इजरायली सीमा में खुलता था और 10 मीटर लंबी सुरंग इजरायली क्षेत्र के नीचे थी। इस सुरंग पर आईडीएफ ने बीती रात हमला किया। सुरंग में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके छिपे थे जो मारे गए। सुरंग के अंदर हथियार, बंदूकें, गोलियां, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। ये उसी सुरंग की तस्वीरें हैं जो हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसपैठ के लिए बनाई थी। इस सुरंग के जरिए ही हिजबुल्लाह के लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले की प्लानिंग कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं तो बैरूत के आसपास वाले दाहिया इलाके में ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इजराइल के हमलों की वजह से बैरूत के कई इलाके घोस्ट सिटी जैसे नजर आने लगे हैं, क्योंकि हमलों के डर से लोगों ने कई बड़े इलाके खाली कर दिए हैं। तायर की ये वो इलाका है जो आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा हब इसे कहा जाता था कि यहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में सैलानी आते थे, यहाँ इन कैफ़ेज़ में बैठते थे और सामने समंदर का ये किनारे का आनंद लिया करते थे। और अक्सर यहाँ पर लोग पहले रिजर्वेशन करा लिया करते थे क्योंकि यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए, उनके इस मनोरंजन के लिए उनके पास या तो रिजर्वेशंस नहीं होते थे, जगह नहीं होती थी। लेकिन अब आप ये देखिए, ये पूरा शहर ही खाली हो चुका है। इजराइल का मिशन लेबनान को गाजा में तब्दील करके ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना है और इसी टारगेट के साथ हमले किए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में गैस, बिजली और पानी की लाइनों पर हमले किए गए हैं। दक्षिणी लेबनान के बड़े इलाकों में गैस, बिजली, पानी की सप्लाई बंद हो गई है। इजराइल इस इलाके में बुनियादी सुविधाएं खत्म कर रहा है ताकि लेबनान के लोग इलाके को खाली कर दें। इजराइल इस बात के संकेत दे चुका है कि ग्रेटर इजराइल की स्थापना का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, दक्षिणी लेबनान का सिडोन और लितानी तक का क्षेत्र, सीरिया का हारून प्लेन और डेरा, जॉर्डन और इराक का कुछ हिस्सा, अकाबा की खाड़ी और सऊदी अरब के कुछ हिस्से को इजराइल में मिलाकर ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। 8 अक्टूबर की जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने इस प्लान को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक को तबाह कर दिया है। दक्षिणी लेबनान की हालत गाजा जैसी होने लगी है। सीरिया पर गोलन हाइट्स और डेरा तक हमले हो रहे हैं। इराक में भी इजराइल के हमले जारी हैं। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन के विस्तार से साफ है कि ग्रेटर इजराइल बनाने का काम शुरू हो चुका है और बेंजामिन की इस हट से अरब में परमाणु संग्राम भी छिड़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर यह है कि दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है और बमबारी में हिज़्ब के कई लड़ाके मारे गए। इजराइल की बमबारी का वीडियो सामने आया है। सीरिया में इजराइल ने जो कुछ किया है उससे अरब में महायुद्ध का ट्रिगर दब गया है। इजराइल ने इस बार सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी दूतावास के पास कई ब्लास्ट किए। कहा जा रहा है कि इजराइल के टारगेट पर ईरानी दूतावास था। सीरियल स्ट्राइक में हिजबुल्लाह और ईरानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल के इस हमले से रूस इतना भड़क गया है कि उसने इजराइल और अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। लेबनान युद्ध का विस्तार हो गया है। लेबनान में विनाश की जो आग भड़की है वो अब लेबनान के पड़ोसी देश सीरिया तक पहुंच गई है। इजरायली सेना ने अब लेबनान के साथ साथ सीरिया को भी जलाना शुरू कर दिया है। इस बार इजरायल ने सीरिया में जो धमाके किए हैं वो अरब में परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। इजरायल के इस हमले के बाद सीरिया वो सेंटर बन सकता है जहां रूस और अमेरिका में महासंग्राम छिड़ सकता है। सवाल यही है कि आखिर क्यों और कैसे। 8 अक्टूबर 2024। ये वो तारीख है जब इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में कुछ ही देर में सीरियल एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायल ने ये धमाके ईरानी दूतावास के बेहद पास किए। एक के बाद एक कई विस्फोट से ईरानी दूतावास के आसपास मौजूद कई इमारतें तबाह हो गईं। हमले के बाद बिल्डिंग्स में भीषण आग लग गई। दमिश्क में इजरायल की इस बमबारी से करीब 10 लोग मारे गए। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स के भी मारे जाने की रिपोर्ट है। इजरायल का दावा है कि इस हमले में सीरिया से लेबनान हथियार सप्लाई करने वाला हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी खत्म हो गया है। सीरिया में ईरानी दूतावास के बगल में हुए हमले में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर और कुछ ईरानी अफसरों के मारे जाने की भी खबरें हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल के टारगेट पर ईरानी दूतावास था। हालांकि ईरानी दूतावास पर हमला नहीं हुआ है। इजरायली सेना ने ईरानी दूतावास के पास मौजूद इमारतों को टारगेट किया। चूंकि धमाका ईरानी दूतावास के बेहद पास हुआ है, लिहाजा कहा जा रहा है कि इजरायल ने यह कदम उठाकर जंग को नया आकार, प्रकार और विस्तार दे दिया है। माना जा रहा है कि इजरायल के इस हमले का अंजाम बहुत ही भयावह होने जा रहा है। इजरायल ने लेबनान के साथ साथ जिस तरह से सीरिया में सीरियल बमबारी शुरू की है, वो अरब में सुपर पावर के बीच महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण कैसे बनने जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के साथ साथ सीरिया को भी जलाना क्यों शुरू कर दिया है। तो इजरायल ने सीरिया में नए सिरे से विध्वंसक बमबारी इसलिए शुरू की है क्योंकि सीरिया के जरिए ही ईरान के हथियारों की सप्लाई हिजबुल्लाह को होती है। हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई का रूट क्या है उसे समझिए।
तेहरान से हथियारों की खेप सबसे पहले इराक पहुंचती है। इराक से ये हथियार सीरिया ट्रांसफर होते हैं। सीरिया से ईरानी हथियार सीक्रेट तरीके से लेबनान पहुंच जाते हैं, यानी हिजबुल्लाह के पास ये पहुंच जाते हैं। और यही वजह है कि इजराइल ने अब सीरिया में हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रूट और हिजबुल्लाह के ठिकानों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। इजराइल न सिर्फ सीरिया से होकर लेबनान में हिजबुल्लाह को मिलने वाली ईरानी सप्लाई का रूट काट रहा है, बल्कि उन ठिकानों को भी तबाह कर रहा है जहां ईरानी और हिजबुल्लाह के कमांडर मुलाकात कर हमले की रणनीति बनाते हैं। सीरिया वो देश है जो ईरानी प्रॉक्सी का सबसे बड़ा सेंटर है। IRGC सीरिया से ही अपनी प्रॉक्सी की गतिविधियों को अंजाम देता है। लिहाजा इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सी के इस सेंटर को तबाह करना शुरू कर दिया है। इजराइल के लिए मुश्किल यह है कि सीरिया में सीरियल अटैक से रूस के साथ साथ ईरान बुरी तरह से भड़क गया है। सीरिया में इजराइल के बढ़ते ऑपरेशन से नाराज रूस ने धमकी दी है कि अगर सीरिया में उसके हितों पर आंच आई तो वो किसी के खिलाफ एक्शन से परहेज नहीं करेगा। रूस की इस धमकी के बाद सीरिया की वजह से अरब में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। सीरिया वो देश है जो कई शक्तियों का सबसे बड़ा केंद्र है। सीरिया रूसी सेना का गढ़ है। सीरिया में ईरान के IRGC के हेडक्वार्टर और कई ठिकाने हैं। सीरिया में अमेरिका के बेस हैं। सीरिया में ISIS की मौजूदगी है। यहीं पर कई ईरानी प्रॉक्सी सक्रिय हैं। ऐसे में इजराइल के इस हमले से सीरिया में उथल पुथल मचनी तय मानी जा रही है। अपने हितों और ईरान की रक्षा करने के लिए रूस युद्ध में उतर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ेगा। और इसी के साथ परमाणु महाशक्तियों में ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसका अंजाम बहुत खौफनाक होगा। महायुद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास इजराइल के हमले के बाद ही सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर भी बड़ा हमला हो गया है। ये ईरानी दूतावास के पास विस्फोट का बदला माना जा रहा है। सीरिया में 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है उससे अरब में तनाव बहुत बढ़ गया है। अगर सीरिया के अंदर इसी तरह इजराइल के ऑपरेशन जारी रहे तो बहुत बड़ा और विनाशक युद्ध निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो सुपर पावर के भरोसे इजराइल अरब में विध्वंस मचा रहा है। गाजा, लेबनान और सीरिया के बाद ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है, लेकिन अमेरिका ईरान पर हमले से पीछे हट रहा है। अमेरिका के बैकफुट पर आने से बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसला लिया है कि वो अब अकेले ही ईरान पर हमले का प्लान बनाएंगे। बेंजामिन के ऐसे रुख से बाइडेन और उनमें तकरार बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान पर हमला हुआ तो वो परमाणु हमला कर सकता है। यानी हालात ऐसे हैं कि बेंजामिन जिद पर अड़े हैं। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमला कर सकते हैं और ईरान ने पलटवार किया तो अरब से परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है। जैसे गाजा को तबाह किया, जैसे लेबनान में हमले किए, वैसे ही ईरान भी खाक होगा।
ये ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है और बेंजामिन का अतीत बताता है कि वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अगर सबूत चाहिए तो गाजा और लेबनान में तबाही का रिपीट टेलीकास्ट देख लीजिए। अब से ठीक 2 दिन बाद यानी 48 घंटे बाद ईरान में इजराइल हमला कर सकता है। यानी ईरान में तबाही का ऐसा जलजला आ सकता है जिसके बाद खामनेई और पेज़ेश्कियान फिर कभी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक के बारे में नहीं सोचेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर फाइनल प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। ईरान ने पीछे नहीं हटने की कसम खाई है, इसीलिए खामेनेई ने सीधे न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे डाली। यानी बात अब परमाणु युद्ध तक आ पहुंची। बेंजामिन और खामेनेई में से कोई भी कभी भी हमले का आदेश दे सकता है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इसके लिए फाइनल अप्रूवल अमेरिका से लिया जाएगा, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसला अकेले लेने का इरादा जता दिया है। इसका सीधा मतलब है कि नेतन्याहू अब बाइडेन से सलाह नहीं लेने जा रहे, क्योंकि नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की फ्लाइट रुकवा दी है। गैलेंट अमेरिका जाकर ईरान पर हमले के लिए बाइडेन से बात करने वाले थे, लेकिन अमेरिका हमले से पीछे हट रहा है। बेंजामिन और बाइडेन के बीच असहमति नजर आ रही है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिए हैं और इसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है। अमेरिका इसलिए इजराइल को हमले के लिए रोक रहा है, लेकिन बेंजामिन चाहते हैं कि ईरान को लेबनान और गाजा की तरह तबाह कर दिया जाए। यानी बिना अमेरिका की हरी झंडी के इजराइल ईरान को दहला सकता है। इस बीच अमेरिका ने कहा है ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना सीधे तौर पर अरब में समीकरण को बिगाड़ सकता है। युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इजराइल के टारगेट पर न्यूक्लियर सेंटर के अलावा ऑयल डिपो भी हैं, जिन पर हमले का मतलब है ईरान को जबरदस्त नुकसान। इसलिए ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल की मदद करने वाले देश भी हमारे रडार पर हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान का बयान संकेत दे रहा है कि अरब में ऑल आउट वॉर होने जा रही है, क्योंकि ईरान ने खाड़ी देशों को भी धमकाया है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है, वो कुछ बड़ा करने वाला है। इसमें रूस और चीन उसके साथ हैं। शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान की मुलाकात होने वाली है, जिसमें पश्चिमी देशों को लेकर ब्लूप्रिंट बन सकता है। रूस अब ईरान के साथ मिलकर ग्लोबल गठबंधन तैयार कर रहा है, जिसमें वो तमाम देश रूस के साथ हैं जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा है। रूस, बेलारूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देश भी उसके साथ हैं। यानी यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में रूस अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, जिसकी शुरुआत अरब से हो चुकी है। इसलिए रूस ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद कर रहा है। यह सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चैलेंज है। और इजराइल के टारगेट पर सबसे पहला टारगेट फोर्डो है, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। यह चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ था। यहां रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है। जबकि नातान्ज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। यह एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है और इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजराइल यही सबसे पहले हमला कर सकता है। आगे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो रूस के सहयोग से बना है, 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। इन सभी जगहों पर इजराइल मीडियम रेंज मिसाइल से तबाही मचाने की तैयारी में।
इजराइल ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा ऑयल डिपो भी है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें ईरान के अलावा उसके टारगेट पर ईरान समर्थित संगठन भी है, जबकि ईरान प्रॉक्सी गुटों को आगे रखकर एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। हालांकि 2 बार इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक करके बता चुका है कि वो फ्रंट फुट पर भी युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री ने वैसे भी साफ कर दिया है कि ईरान और ईरानी प्रॉक्सी को अलग करके ना देखा जाए। ईरान उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। یک سیاست اصولی هست که قبلا بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود و به هیچ وجه ما از این سیاست عدول نخواهیم کرد. رایزنی‌های اگر صورت می‌گیره برای توقف جنایات هست، برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی هست. पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बेपर्दा करती हैं, जो बताती हैं कि ईरान ने सीक्रेटली परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर ली है। पहला संकेत है इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास रहस्यमय विस्फोट, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दूसरा संकेत है नतांज एटमी रिएक्टर के पास अंडरग्राउंड ब्लास्ट, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तीसरा संकेत है आर्मीनियाई भूकंप केंद्र का अंदेशा और अदान न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु परीक्षण से उत्पन्न हुई सीस्मिक तरंगे। चौथा संकेत है ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो, जिसका वीडियो IRGC ने जारी किया है। पांचवा संकेत है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का दावा कि ईरान परमाणु हमले के लिए तैयार है। इन संकेतों से साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है और वो कभी भी इसका इस्तेमाल इजराइल पर कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल ईरान पर हमले करने से पहले अमेरिका से सलाह लेने के लिए योआव गैलेंट को अमेरिका भेज रहा था, लेकिन बाइडेन नहीं चाहते कि इजराइल हमला करे, इसलिए बेंजामिन और बाइडेन में मतभेद सामने आए हैं। गैलेंट का दौरा भी बेंजामिन ने रोक दिया। अब किसी सदस्य को अमेरिका जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी, यानी बेंजामिन नेतन्याहू ठीक वैसे ही ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जैसा उन्होंने राफा में किया था। राफा पर हमले के लिए भी अमेरिका तैयार नहीं था, तब नेतन्याहू ने अमेरिका से बात किए बिना राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अब उसी तरह लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया, अब ईरान पर हमला कर सकता है। इन 3 मामलों में अमेरिका से सलाह नहीं की, इसलिए गाजा में युद्ध विराम नहीं हो सका। अब अगर ईरान पर इजराइल हमला कर देता है तो ईरान जवाब जरूर देगा। ऐसे में अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए आएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है या बनाने के बेहद करीब है, कि पेंटागन की रिपोर्ट में पहले ही खुलासा हो चुका है। ईरान ने 10 से 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। अगर ऐसा है तो अरब में परमाणु युद्ध कोई नहीं रोक सकता, जिसका दायरा मध्य पूर्व से यूरोप तक फैलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले अब सफल होने लगे हैं। हिजबुल्लाह के विस्फोट से इजराइल के कई शहर एक साथ दहल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर आयरन डोम को क्या हो गया है? क्या आयरन डोम हैक हो गया है या फिर हिजबुल्लाह ऐसे ड्रोन से हमले कर रहा है जो आयरन डोम को चकमा देने में सक्षम है? जिस तरह लेबनान में इजराइल के हमले बढ़ गए हैं, उसी तरह इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई है। हिजबुल्लाह हर रोज इजराइल में सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहा है। अब तक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर देता था, लेकिन अब वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा है। अब हिजबुल्लाह के हमले लगातार कामयाब हो रहे हैं। हिजबुल्लाह इजरायली धरती पर धमाके करने में सफल हो रहा है। आठ अक्टूबर 2024 हिजबुल्लाह ने ड्रोन फायर किए। ये ड्रोन इजरायली सीमा में पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि आयरन डोम इसे पकड़ नहीं पाया। ना तो सायरन बजा, ना ही आयरन डोम ने इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की
और इस तरह हिजबुल्लाह का हमला कामयाब हो गया। सवाल यही है कि आखिर दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को क्या हो गया है? वो हिजबुल्लाह के रॉकेट को तबाह क्यों नहीं कर पा रहा है? इसे लेकर अब तक दो थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी दावा करती है कि रूस और ईरान ने मिलकर आयरन डोम को हैक कर लिया है, इसलिए आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों को विफल नहीं कर पा रहा है। जबकि दूसरी थ्योरी कहती है कि रूस ने हिजबुल्लाह को स्पेशल ड्रोन सप्लाई कर दिए हैं। हिजबुल्लाह अब उसी ड्रोन से हमले कर रहा है जिसे आयरन डोम पकड़ नहीं पा रहा है। ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने हिजबुल्लाह को स्टेल्थ ड्रोन की सप्लाई कर दी है। यही वजह है कि इजरायली एयर डिफेंस फेल हो रहे हैं। इस बात का शक तब हुआ जब रूस का एक ड्रोन गलती से यूक्रेन की धरती पर जा गिरा। रूस का जो ड्रोन यूक्रेन में जाकर गिरा उसका नाम है S-70 ओखोत्निक B स्टेल्थ ड्रोन। यह रूसी सेना का बहुत विशेष और घातक ड्रोन है। यूक्रेन की धरती पर गिरे इस ड्रोन को खत्म करने के लिए रूस ने स्कंदर मिसाइलें फायर की। रूस ने 25 करोड़ रुपए की मिसाइल दागकर अपने विशेष ड्रोन को तबाह किया। आशंका है कि रूस ने हिजबुल्लाह को गुप्त तरीके से S-70 ओखोत्निक B स्टेल्थ ड्रोन की खेप पहुंचा दी है। हिजबुल्लाह अब इन्हीं ड्रोन से हमले कर रहा है। शायद यही वजह है कि इजरायल के एयर डिफेंस ना तो उसे पकड़ पा रहे हैं और ना ही तबाह कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई, जिसके बाद लेबनान में आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लिए जंग में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन 24 घंटे पहले हिजब ने इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर इजराइल को दहला दिया। हिजबुल्लाह के इस हौसले की वजह उसे मिला स्टील कवच है। दरअसल हिजब ने लेबनान में कई किलोमीटर लंबी स्टील वॉल तैयार की है, जिसके बाद उसके लड़ाके बेहद आक्रामक हो गए। हसन नसरल्लाह की मौत के 11 दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के शहरों को बारूदी बारिश से पाट दिया है। ये हमले अब तक हुए रॉकेट हमलों से कहीं ज्यादा विध्वंसक थे। हमलों से उत्तरी इजराइल के शहरों में सायरन बज उठे, जिसके बाद लोग बंकरों की तरफ दौड़ते नजर आए। सायरन के कुछ देर बाद ही एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर की दोपहर इजराइल पर हमला किया। एक के बाद एक 150 से ज्यादा रॉकेट और 50 से ज्यादा मिसाइल दागे गई। ये हमले इजराइल के हाइफा और किरियत शिमोना शहर पर दागे गए। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हाइफा का वीडियो है, जहां इमारत की बालकनी पर कुछ लोग खड़े हुए थे। अचानक ऊपर वाले फ्लोर से एक रॉकेट टकराया। यह वीडियो भी हाइफा का है, जहां एक रॉकेट अपार्टमेंट की पार्किंग में गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका देखा गया। किरियत शहर पर भी रॉकेट हमले किए गए, जिसके बाद शहर के आसमान में कई धमाके देखे गए। कई रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब हुए, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में तबाही देखी गई।
सवाल है कि 10 दिन पहले तक बेहद कमजोर लग रहे हिजबुल्लाह के पास इजराइल में सर्वनाश मचाने की शक्ति कहां से आई? वो कौन सी वजह है जिसने हिजबुल्लाह में एक बार फिर नई जान फूंक दी है? हिजबुल्लाह की इस शक्ति के पीछे 4 फैक्टर काम कर रहे हैं। ये 4 फैक्टर क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह के हौसलों को बुलंद करने वाली इस दीवार को देख लीजिए। स्टील से बनी यह दीवार दक्षिणी लेबनान में बनाई गई है, जो कई किलोमीटर लंबी है। इन दीवारों को सड़क के किनारे खड़ा किया गया है। स्टील वॉल का यह जाल कई किलोमीटर के इलाके में फैला है। हैरानी इस बात की है कि हिजबुल्लाह ने इन स्टील दीवारों को बीते 1 महीने में खड़ा किया है। स्टील के इन दीवारों तक पहुंचने वाला TV9 भारतवर्ष दुनिया का पहला टीवी चैनल है जिसने हिजबुल्लाह के इस कवच को बेहद करीब से देखा। साउथ लेबनान के कई इलाकों के अंदर खासतौर पर हमको वो है ये बड़ी लगातार या फिर स्टेनलेस स्टील की जो शीट है उनसे इन पूरे इलाकों के रास्तों को कवर कर दिया गया है। ज़्यादातर सारी चीज़ें एक नई स्ट्रैटेजी के तौर पर की जा रही है, जहाँ पर इन पूरे इलाकों को आप कह सकते हैं कि सीशोर्स के इलाकों को पूरा कवर अप कर दिया गया है। तो अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा करीबन 3 से 4 किलोमीटर के दायरे को इसी नई शीट से कवर किया गया। इससे पहले जब मैं इन इलाकों में था तब ये शीट्स नहीं थी। स्टील के इन दीवारों को बनाने की वजह इजराइल के नॉन स्टॉप हमलों को रोकना है। दरअसल दक्षिणी लेबनान में इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। पहाड़ी इलाकों से इजरायली सैनिक शहर के अंदर नजर रखते हैं और मूवमेंट होने पर हमला कर देते हैं। हमलों से बचने के लिए इन स्टील की दीवारों को 10 फीट तक ऊंचा बनाया गया है। हिजबुल्लाह की कोशिश इजराइल को शहर के अंदर की मूवमेंट देखने से रोकना है, ताकि हिजबुल्लाह के हथियार की डिप्लॉयमेंट इजराइल को पता न चल जाए। साथ ही घायल लड़ाकों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। मूवमेंट के दौरान स्नाइपर्स भी लड़ाकों पर हमला ना कर सके। साउथ लेबनान के सीशोर से लगते हुए सारे शहरों को अब एक नई तकनीक के द्वारा हिजबुल्लाह कवर कर रहा है। दरअसल अगर आप ये देखें, ये बड़ी बड़ी शीटें जो हैं लोहे की या फिर आप कह सकते हैं स्टील की, ये लगाई गई हैं और करीबन 10-10 फुट की ये शीटें इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि शहर के अंदर की मूवमेंट को इजराइल ना देख सके। और ये इसलिए भी क्योंकि बिल्कुल ये शहर की जो सड़कें हैं वो आप मानिए कि इजराइल की आंखों की या फिर उसके सर्विलेंस की जद में आ रही थी। लगातार यहाँ से जो मूवमेंट हो रही थी उन गाड़ियों पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे थे, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने और इन सभी जगहों को ऐसे कवर अप कर दिया। बड़ी बड़ी अगर आप देखें कि ये वॉल लगा दी गई हैं। ये शहर के वो इलाके हैं जो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर आते थे और ऐसी कई किलोमीटर लंबी दीवारों को तैयार किया गया है। ये स्टील की दीवारें हिजबुल्लाह को कितना महफूज रख सकेंगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन दीवारों ने लड़ाकों में गजब का आत्मविश्वास जरूर भर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को नई धमकी दी गई है। हिजबुल्लाह लीडर नईम कासिम ने अपने एक बयान में कहा, हिजबुल्लाह पूरी तरह संगठित और ताकतवर है। हम दर्दनाक हमले से उबर चुके हैं। हाइफा, किरियत शिमोना की तरह हर जगह हमले होंगे। हमारे हमलों की क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। साफ है, हिजबुल्लाह में गजब का आत्मविश्वास भर चुका है, जिसकी एक वजह स्टील का कवच है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को दोबारा शुरू हुई हथियारों की सप्लाई है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हिज्ब की हथियार सप्लाई पहले से दुगनी हो चुकी है। नंबर 1, हिज्ब को रूस से हथियार मिलने शुरू हो गए हैं। नंबर 2, ईरान की तरफ से हथियारों की सप्लाई तेज हो गई है। नंबर 3, ईरान ने कल ही प्रॉक्सी एकीकरण बिल पास किया है, जिसकी वजह से दूसरे प्रॉक्सी से भी हिज्ब को ज्यादा मदद मिल रही है।
ये इराकी रेजिस्टेंस फोर्स का वीडियो है जिसने एकीकरण बिल के बाद इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी रुक रुक कर इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर रही है। बाहर से मिले सपोर्ट की वजह से हिजबुल्लाह ने अब लेबनान में घुसी ग्राउंड फोर्स पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने मरून अल रास में इजरायली ग्राउंड फोर्स पर 2 मिसाइलें दागी। अल मनारतू में भी हिज्ब ने इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से हमले किए। अल मुतला में ग्राउंड फोर्स पर रॉकेट दागे गए। साफ है, कुछ दिन पहले तक जो हिजबुल्लाह शक्ति विहीन नजर आ रहा था वो एक बार फिर ताकत इकट्ठी कर चुका है। उसके टारगेट पर सिर्फ इजरायली शहरी नहीं बल्कि लेबनान में घुसी ग्राउंड फोर्स भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूक्रेन जंग में किम की एंट्री होने वाली है। दावा है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी सेना उतारने का फैसला लिया है। दरअसल इसकी वजह यूक्रेन में मारे गए किम के कमांडर हैं, जिनकी वजह से वो भड़के हुए हैं। किम ने अमेरिका को भी एटमी हमले की धमकी दे डाली। यूक्रेन रूसी जमीन पर तबाही मचा रहा है। कभी मिसाइलें और ड्रोन दागकर रूसी शहरों को भस्म कर रहा है तो कभी सबोटाज हमले कर रूस को जख्म दे रहा है। यह क्रीमिया में यूक्रेन के हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर यहां मौजूद रूस के 2 फ्यूल टैंक तबाह कर दिए। रूस बीते 2 महीने से 2 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। उस पर एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर आगे बढ़ने का दबाव है तो वहीं दूसरी तरफ रूसी धरती को धधकने से बचाने की चुनौती है। ऐसे में अब राष्ट्रपति पुतिन के मित्र किम जोंग उन ने यूक्रेन जंग में उतरने का मन बना लिया है। दावा है कि किम जोंग बहुत जल्द अपने सैनिक रूस भेज सकता है। उत्तर कोरिया के सैनिकों की कई टुकड़ियां यूक्रेन के खिलाफ उतर सकती हैं। इन दावों पर किम के दुश्मन मुल्क दक्षिण कोरिया ने भी मोहर लगाई है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि किम सैनिकों की बड़ी टुकड़ी रूस भेजने वाला है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री किम योंग ह्यून ने अपने एक बयान में कहा, उत्तर कोरिया जंग लड़ने के लिए रूस सैनिक भेज रहा है। हमारा आकलन है कि यूक्रेन में उत्तर कोरिया के अधिकारी मारे गए हैं। आने वाले दिनों में किम और ज्यादा सैनिक भेजने वाला है। दक्षिण कोरिया की माने तो किम जोंग के सैनिक करीब 1 महीने से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या बेहद कम थी, मगर किम यूक्रेन में अपने अधिकारियों की मौत से बौखलाया हुआ है। 3 अक्टूबर को अपनी वॉर रिपोर्ट में यूक्रेन ने किम के अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि की थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि डोनेट्स्क में उसने मिसाइल अटैक किया था। इस अटैक में किम जोंग के 6 सैन्य अधिकारी मारे गए। एक रूसी टेलीग्राम चैनल ने भी दावा किया था कि 3 कोरियाई सैनिक घायल हुए थे, जिनका इलाज मॉस्को में चल रहा है। अपने अधिकारियों की मौत से बौखलाए किम ने एक तरफ यूक्रेन में तबाही मचाने का फैसला कर लिया है तो दूसरी तरफ उसने अमेरिका को एटमी तबाही की खुली धमकी दे डाली है।